यूनियन बजट, ये शब्द सुनते ही बड़े बड़े मुश्किल आंकड़े दिमाग में आते हैं, है ना? लेकिन असल में ये हमारे देश का फाइनेंशियल रोड मैप है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इन भारी भरकम नंबरों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि इनका हम सब पर आखिर क्या असर पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस बजट के सबसे बड़े, सबसे चौंकाने वाले नंबर की। ये है 53,47,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो टोटल अमाउंट है जो सरकार साल 2026-27 में खर्च करने वाली है। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है, पर यही वो नींव है जिस पर देश की पूरे साल की प्लानिंग टिकी होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये केंद्रीय बजट है क्या चीज़? देखिए, इसको ऐसे समझिए जैसे ये हमारे पूरे देश का सालाना हिसाब किताब है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो साफ साफ बताता है कि सरकार आने वाले साल में पैसा कहाँ से लाएगी और फिर उस पैसे को कहाँ खर्च करेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं। अच्छा, तो इस पूरे बजट को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैसा आता कहाँ से है। फिर बात करेंगे कि ये पैसा जाता कहाँ है। इसके बाद सरकार के क्रेडिट कार्ड यानी कि घाटे को समझेंगे। और आखिर में इन सारे आंकड़ों को एक बड़े पर्सपेक्टिव में रखकर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। सरकार के पास पैसा आता कहां से है? अब इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए कि सरकार की पूरी कमाई सिर्फ 1 रुपया है। तो अब हम ये देखेंगे कि इस 1 रुपए का कौन सा हिस्सा यानी कितने पैसे कहां से आते हैं। ये जो चार्ट है ना, ये सरकार की कमाई की पूरी कहानी बताता है। अगर सरकार की कुल कमाई को हम 1 रुपया माने तो ये चार्ट दिखाता है कि उस 1 रुपये में कितने पैसे कहां से आए। और हाँ, जरा ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स से नहीं बल्कि कहीं और से आ रहा है। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। और ये है वो सबसे बड़ी और शायद सबसे चौंकाने वाली बात। सरकार की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 24 पैसे उधार और दूसरी देनदारियों से आता है। इसका मतलब साफ है, सरकार जो 1 रुपया कमा रही है उसमें से लगभग चौथाई हिस्सा कर्ज है। ये वो पैसा है जो खर्चे चलाने के लिए बोरो करना पड़ रहा है। उधार के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है वो है 21 पैसे, और ये आता है इनकम टैक्स से। मतलब ये वो टैक्स है जो हम और आप जैसे लोग अपनी कमाई, अपनी सैलरी पर देते हैं। जाहिर है ये सरकार के खजाने का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। और फिर ठीक इसके बाद नंबर आता है कॉरपोरेशन टैक्स का, जिससे 18 पैसे आते हैं। ये वो टैक्स होता है जो कंपनियां अपने मुनाफे पर सरकार को देती हैं। तो कुल मिलाकर आम लोगों का इनकम टैक्स और कंपनियों का कॉरपोरेशन टैक्स, ये दोनों मिलकर सरकार की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि पैसा आता कहां से है। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये पैसा आखिर खर्च कहां होता है। चलिए फिर से अपने उसी 1 रुपए को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में क्या क्या है। तो ये 1 रुपया कहां कहां जाता है। ये चार्ट हमें सरकार के खर्चों का पूरा ब्यौरा देता है। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि सारा पैसा नए कामों पर खर्च नहीं होता। एक बड़ा हिस्सा पुरानी देनदारियां चुकाने में भी जाता है। चलिए देखते हैं कि सबसे ज्यादा पैसे कहां खर्च हो रहे हैं। खर्च में सबसे बड़ा हिस्सा यानी 22 पैसे राज्यों को जाता है। देखिए, होता क्या है कि केंद्र सरकार टैक्स इकट्ठा करती है और फिर उसका एक बड़ा हिस्सा राज्यों को वापस दे देती है ताकि वो अपनी स्कीम्स और डेवलपमेंट के काम कर सकें। अब जरा इस पर गौर कीजिए। दूसरा सबसे बड़ा खर्चा है 20 पैसे का, और ये जाता है सिर्फ ब्याज चुकाने में। जी हाँ, ये पैसा किसी नए स्कूल, सड़क या अस्पताल बनाने में नहीं लग रहा। ये तो हमारे पुराने कर्जों पर सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है जो हर साल देना ही पड़ता है। इसके बाद 17 पैसे खर्च होते हैं सेंट्रल स्कीम्स पर। ये वो योजनाएं हैं जिन्हें सीधे केंद्र सरकार ही चलाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या फिर नेशनल हेल्थ मिशन। मतलब ये पैसा सीधा कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में जाता है। अच्छा, हमने शुरू में देखा था कि सरकार की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उधार से आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा है। अब इस गैप को, इस अंतर को समझने के लिए इसे सरकार के क्रेडिट कार्ड की तरह सोचिए। जब भी बजट की बात होती है तो 2 तरह के घाटे या डेफिसिट का जिक्र जरूर होता है। एक है राजस्व घाटा, जो सरकार के रोजमर्रा के खर्च और कमाई का अंतर है, और दूसरा
जो ज्यादा जरूरी है वो है राजकोषीय घाटा। ये सरकार की टोटल उधारी की जरूरत को बताता है। तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है? वो है ये 4.3%। इस साल का अनुमानित राजकोषीय घाटा देश की जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। जीडीपी मतलब देश की कुल कमाई। तो ये नंबर हमें बताता है कि देश अपनी कुल कमाई का कितना परसेंट उधार ले रहा है। सारे इकोनॉमिस्ट की नज़र इसी एक आंकड़े पर टिकी होती है। देखिए, किसी भी बजट को अकेले में नहीं देखा जा सकता। इस साल के आंकड़ों का असली मतलब समझने के लिए हमें इन्हें पिछले कुछ सालों के ट्रेंड के साथ रखकर देखना होगा। तो चलिए अब जरा एक बिग पिक्चर देखते हैं। ये बार चार्ट राजकोषीय घाटे की पूरी कहानी एकदम साफ साफ दिखा रहा है। अगर हम देखें तो पिछले 3 सालों में ये घाटा जीडीपी के परसेंट के तौर पे लगातार कम हो रहा है। 4.8% से गिरकर अब ये 4.3% पर आ गया है। इसे ही फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं, मतलब सरकार धीरे धीरे अपनी उधारी कम करने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये देश की प्राथमिकताओं की कहानी है। ये हमें बताता है कि हमारी निर्भरता उधार पर कितनी है, हमारा कितना पैसा विकास की जगह सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहा है, और यही आंकड़े मिलकर देश की दिशा तय करते हैं। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। देखिए, हर बजट एक बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ भविष्य के विकास के लिए उधार लेना जरूरी भी है, तो दूसरी तरफ ज्यादा उधार आने वाली पीढ़ियों पर बोझ भी बन सकता है। तो सवाल यही है कि यह सही संतुलन कैसे बनाया जाए। यही सबसे बड़ी चुनौती है।